चलो भाई। सो नेटवर्क का थोड़ा इशू था, तो मैं क्या करूँगा, इस जो वीडियो है इसको रिकॉर्डेड डाल देता हूँ, ठीक है। चलो। सो मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ आपको। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए तो एक बार जो है पिछला जो 10-15 मिनट की वीडियो हो पाई, थोड़ा-सा नेटवर्क इशू की वजह से जो है वो कट चुकी है। सो उसको देख लेना, उसके बाद यहाँ पे आ जाना। तो उसमें कुछ नहीं, मैं थोड़ा-सा समराइज़ कर देता हूँ, उसमें हमने क्या बात की थी। सो हमारे 2 टॉपिक बचे थे, डाटा एनालिसिस और क्या बचा है दूसरा, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। सो मैंने आपको डाटा एनालिसिस जो है थोड़ा समझाया था, इसका मीनिंग क्या होता है। फिर हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी, देन हम स्टेप्स की बात करें तो स्टेप्स पे दोबारा से एक बार यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टेप्स बताया कि हम जब भी डेटा को एनालाइज़ कर रहे हैं, सबसे पहले एडिटिंग करेंगे, उसमें देखेंगे भाई कोई करेक्शन तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, वहाँ पे कोई ओमिशन, इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट बिना एरर चेक किए आगे वाले स्टेप्स पे चला जाता हूँ, तो जब अगर मेरे को बाद में जब भी पता चलेंगे वो एरर, तो मेरा आगे का प्रोसेस जो है पूरा बेकार हो जाएगा, पूरे मेरे एफर्ट्स खराब हो जाएँगे, ठीक है। देन उसके बाद हमने कोडिंग कर दी। कोडिंग में मैंने आपको बताया कि हम जो है 0, 1, 2 ऐसे करके जो है इन सबको करते हैं, ठीक है। चलो। देन क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमने कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया इसको कि कुछ बच्चे बेटर थे, बेटर वाले कितने थे, गुड वाले कितने थे, बैड वाले कितने थे। सो हमने ग्रुप्स को जो है क्लासिफाई कर दिया। उसके बाद टेबुलेशन। ओके। उसके बाद क्या करेंगे, टेबुलेशन, अरेंज डाटा इन टेबल्स फॉर क्लैरिटी। अब हमने जो ग्रुप्स बनाया, ग्रुप वाइज जो है इनको टेबुलेटेड वैल्यू जो है इनकी कर दो, है ना, ग्रुप वाइज। यहाँ पे इनको जो है ग्रुप बाय जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टेबल में अलग अलग। देन उसके बाद हम जो है अब जो भी हमें स्टेटिस्टिकल टेक्निक जो लगानी होगी अपनी, मीन मीडियन वोन टी टेस्ट, है ना, एनोवा वगैरह, मैनोवा, जो भी चीज़ लगानी है हमें अपने रिजल्ट्स के हिसाब से, जो चीज़ हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से वो चीज़ हम उस पर अप्लाई कर देंगे। सो ये क्या होता है, पूरा एनालिसिस का स्टेप्स होता है। सो कौन सा, एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। चलो। देन इसके बाद क्या है, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन की मैंने आपको बात बताई कि इसमें क्या करते हैं हम इवेल्युएट करते हैं चीज़ों को, कि भाई इंटरप्रेट करके दिखाते हैं चीज़ों को, कि कैसे ये पैटर्न क्या था इस चीज़ का, है ना, क्या ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इवेल्युएशन में बताऊंगा कि जो मैंने रिसर्च किया वो सिग्निफिकेंट भी है या नहीं, क्या वो लोगों को बेनिफिट देगी भी या नहीं, कुछ कुछ उसकी जो है वैल्यू है या नहीं सोसाइटी में, है ना। अगर वो किसी को कोई बेनिफिट ही नहीं दी तो उस रिसर्च का फायदा क्या है। तो ये सब चीज़ें किस में आएंगी, इवेल्युएशन में। सो इवेल्युएशन इन्वॉल्व करता है इंटरप्रेट करना रिजल्ट्स को, है ना, जो एनालाइज डाटा है उसको इंटरप्रेट करना, टू डिटरमाइन वेदर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। जो हमने अभी ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे या हमने जो अपनी स्टडी का ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे वो हम अचीव भी कर पा रहे हैं या नहीं इसके हिसाब से, ठीक है। सो वो चीजें हम अचीव भी कर पा रहे हैं या नहीं। एंड वेदर द हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। और जो हाइपोथेसिस होगी, जो हमने बात की थी, हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हो रही है, रिजेक्टेड हो रही है। तो मैंने आपको बता ही दिया, ये दोबारा से बताया तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नल हाइपोथेसिस को हम क्या करना होता है हमें, ठीक है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का पर्पस होता है हमारा, ठीक है। और जो हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है या रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं इसे, इसको क्या करना पड़ता है हमें, एक्सेप्ट, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन आता है कि जब हमें इसे रिजेक्ट ही करना है तो भाई हम इसे ले क्यों रहे हैं, क्यों लेते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, जिससे कि हमारी बायसनेस ना रहे। अगर मैं पहले ही ये मान के चलूंगा, है ना, जैसे रिकवरी और न्यूट्रिशन का हमने एक लिया कि न्यूट्रिशन से अच्छी रिकवरी हो रही है ना, फास्ट रिकवरी हो रही है। अगर मैं ये पहले ही मान के चलूँगा कि हाँ भाई ये तो होती है, पहले ही मैंने अल्टरनेट हाइपोथेसिस ले ली यहाँ पे। सो जब मैं डाटा लूँगा, इंडिविजुअल्स का डेटा जब मैं कलेक्ट करूँगा, सो वहाँ पे क्या एक बायसनेस आ जाती है ना? सो इस बायसनेस को, है ना, जब मैं पहले ही मान के चल रहा हूँ कि न्यूट्रिशन का रिकवरी पे कोई इम्पैक्ट होता है, तो मैं बायसनेस आ जाएगी मेरे डेटा में, कि मैं ये ऐसा इस हिसाब से अपने डेटा को अरेंज करूँगा कि भाई ये जो है आना ही चाहिए, क्योंकि ये ऐसा हो रहा है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे इस बायसनेस को अवॉइड करने के लिए हम क्या लेके चलते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक, वो सॉरी नल हाइपोथेसिस, ठीक है। चलो। अब इवैल्यूएशन के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, क्यों कर रहे हैं इवैल्यूएशन, तो इसके क्या है, टू असेस अचीवमेंट ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हुए हैं, कितने अचीव हुए हैं, कितना क्या हुआ है, वो सारी चीजें देखने के लिए इवेल्युएट करते हैं चीजों को। और सेम चीज हाइपोथेसिस को रिजेक्ट एक्सेप्ट करने के लिए, पता करने के लिए कि हमारी हाइपोथेसिस जो रिजेक्ट हुई है, एक्सेप्ट हुई है। देन टू डिटरमाइन इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन। हमारी जो जो हमने ट्रीटमेंट दिया है, जो हमने टेस्ट दिया है, जो हमने रिसर्च किया है, उसमें जो एक्सपेरिमेंट किया है, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है ना, कितना इफेक्टिव है वो, ठीक है जी। और उसका एक और इसमें पॉइंट ऐड कर लेना, जो सबसे इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस देखने के लिए उसकी, ठीक है, सिग्निफिकेंस पता करने के लिए। देन टू जज प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ फाइंडिंग्स, जो है हमारी फाइंडिंग्स की प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है, वही पॉइंट आ गया, इसी को क्या बोल रहे हैं हम, सिग्निफिकेंस, ठीक है। यही क्या है, सिग्निफिकेंस, प्रैक्टिकल वैल्यू फाइंड आउट करना उसकी, मीन्स जो रियल वर्ल्ड है उसमें कोई उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू है भी या नहीं, क्या है वो सिग्निफिकेंट भी है या नहीं। तो ये सारी चीजें हम किस में देखेंगे,
इवैल्यूएशन के अंदर, ठीक है जी। इतने ऑब्जेक्टिव्स इसके समझ में आए? चलो, देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। उसके बाद इवैल्यूएशन के भी कुछ स्टेप्स हैं, एक प्रोसीजर है, एक सिस्टम है कि इवैल्यूएट कैसे करी जाए चीज़ों को। तो सबसे पहले इंटरप्रेट करेंगे रिजल्ट को, है ना? रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे, एक्सप्लेनिंग व्हाट द स्टैटिस्टिकल रिजल्ट मीन। इंटरप्रिटेशन मतलब जो हमने रिजल्ट निकाला है, जो मैंने स्टैटिस्टिक्स अप्लाई किया है ना? जो मैंने यहाँ पे स्टैटिस्टिकल्स अपनी चीज़ लगाई, कुछ मीन लगाया, कुछ मीडियन लगाया। अगर मेरा मीन 50 आ रहा है तो इसका क्या मतलब निकालूँ मैं, इसका फ़ायदा क्या है? इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना? अगर मान लो मैंने एवरेज हाइट निकाली मैंने वॉलीबॉल्स के प्लेयर्स की, जैसे मैं आपको इंटरप्रिटेशन भी बताता हूँ। वॉलीबॉल्स के प्लेयर्स की मैंने एवरेज हाइट निकाली किसी प्रैक्टिकल में या किसी एक्सपेरिमेंट में कि भाई इनकी हाइट जो है 1.7 मीटर्स आती है ज़्यादातर, है ना? एवरेज हाइट 1.7, 1.75 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है? इतनी आती है। अब जब मैंने चीज़ों को इंटरप्रेट कैसे करूँगा? अब मैं जब रिजल्ट लिख रहा हूँ, है ना? रिजल्ट और इंटरप्रेशन में आपको जो है डिफरेंस समझ में आ रहा है। जब मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ तो मैं क्या लिखूँगा कि मीन जो है मेरा कितना आ रहा है? मीन जो है मेरा ये आ रहा है 1.75, है ना? अब मैं जब इस चीज़ को इंटरप्रेट करूँगा तो कैसे इंटरप्रेट करूँगा कि भाई वॉलीबॉल्स के प्लेयर्स को कंपेयर कर दूँगा मैं किसी और से या किसी और गेम्स से, या फिर मैं ऐसे बता दूँगा कि वॉलीबॉल्स के प्लेयर्स की जो है ज़्यादातर जो है हाइट जो है उनकी देखो ज़्यादा ही जा रही है, जो हमारी एवरेज पॉपुलेशन है ना उससे कंपेयर कर लेंगे मान लो, एवरेज पॉपुलेशन से। ठीक है? सो मैं वहाँ पे इंटरप्रेट करके बताऊँगा कि ये जो हाइट है, ये जो मीन निकला है, ये रिजल्ट निकला है, ये बताता है कि भाई वॉलीबॉल के जो प्लेयर्स हैं उनकी हाइट तो ज़्यादा ही होती है। मीन्स अगर कोई 1.75 से नीचे है, तो वो क्या है उसके बहुत कम चांसेस है कि वो वॉलीबॉल में सक्सेस हो पाए। सो ये जब सारी चीज़ें वो सक्सेस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हम इंटरप्रिटेशन में अपनी में इंक्लूड करते हैं। ठीक है? सो रिजल्ट में सिर्फ़ हम रिजल्ट बता देते हैं। सो ये जो है डिफरेंस है रिजल्ट और इंटरप्रिटेशन में, ठीक है? सो जो हमारा रिजल्ट आया उसको क्या कर रहे हैं हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन, ठीक है जी? चलो देन कंपैरिज़न विद ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। अब किसके साथ कंपैरिज़न करेंगे? अब जो चीज़ें आई हैं उनको किससे कंपैरिज़न करेंगे? जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे और हमारी हाइपोथेसिस थी, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे कंपैरिजन विद प्रीवियस स्टडीज। अब जो प्रीवियस स्टडीज थी उनको भी देख लेंगे कि वो क्या कहती थी और हमारी क्या फाइंडिंग है ना? इनकी क्या फाइंडिंग थी और अब हमारी लेटेस्ट जो हमने फाइंड किया है वो क्या है, ठीक है? और उनमें क्या डिफरेंस है, कैसे जो है चीजें बदल चुकी हैं प्रीवियस स्टडी से, अब कैसे कैसे चेंजेस आए हैं। सो ये सारी चीजें किस में आएंगी इवेल्युएशन में। देन लास्ट पॉइंट है हमारा इसमें जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। लास्ट में हम जजमेंट देंगे, अपनी डिसीजन मेक करेंगे, वहाँ पे कंक्लूजन जो है प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? सो ये क्या है स्टेप्स हैं इवेल्युएशन के। सो यहाँ पे हमारा इवैल्यूएशन खत्म होता है, यहाँ पे एनालिसिस और इवैल्यूएशन जो है डन होता है हमारा। इसके बाद है रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। अब रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है? सो जब मैंने पूरी अपनी स्टडी कंडक्ट कर ली, है ना? सबसे पहले मैंने क्या-क्या किया? सो हमने सबसे पहले प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने क्या किया? उसको स्टेट किया अच्छे से, हाइपोथेसिस दी, हमने अपने सैंपल को सेलेक्ट किया, सैंपल का डाटा कलेक्ट किया, है ना? फिर उसको एनालाइज़ किया, उस पे स्टेट्स लगाई, ठीक है? फिर लास्ट में उसको एनालाइज़ किया हमने और हमने क्या किया था अभी इवैल्यूएशन किया था उसका। इवैल्यूएशन में हमने क्या किया भाई कंक्लूजन वगैरह सब बता दिया, हमने सब कुछ निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम इसे राइटिंग फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। राइटिंग फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, जो मैंने सारी चीज़ें की हैं, एक-एक चीज़ जो होंगी उसमें मैं बताऊँगा सामने वाले को, जो भी उस रिसर्च को मेरे को स्टडी करेगा, पढ़ेगा तो उसको समझ में आना चाहिए मैंने कैसे-कैसे किया। मीन्स अगर कोई सामने वाला उसको दोबारा से कंडक्ट करना चाहता है उसी कंडीशंस में, सो वो उसको कर सके, है ना? मैं सारी चीज़ें अपनी बताऊँगा, मैंने ऐसे डाटा लिया, मैंने ये कंडीशंस रखी, इस दिन ये किया, उस दिन वो किया, इतने दिन का गैप रखा, ये चीज़ें मैंने नोटिस की, सारी चीज़ें हमें एक राइटिंग फॉर्म में जो है प्रोवाइड करनी होती हैं। और इसी राइटिंग फॉर्म को क्या बोलते हैं? रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है ना? इसी को क्या बोलते हैं रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। इससे आसान आपको कोई नहीं समझा सकता इन सारी चीज़ों को, है ना? सो आपको जो है आपको लग भी रहा होगा ये सारी चीज़ें जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, सो आपको बहुत ईज़ी लगने लगी होंगी ये सारी चीज़ें, है ना? आपको लग रहा होगा कि रिसर्च तो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये चीज़ें इस तरीके से आपको समझाई जा रही हैं जिससे आपको ये लग रही हैं, है ना? औरों से पूछना कि उनको लगती भी है या नहीं। बाकी इसका मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार देख लेते हैं। रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग इज़ ए सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन। सो हमें एक सिस्टम में प्रेज़ेंट करना होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले मैंने रिजल्ट बता दिया उसके बाद मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ। सो जैसे-जैसे हम रिसर्च में अपनी में आगे बढ़े हैं कि भाई हमने पहले प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया था, उसके बाद उसको स्टेट किया था, हाइपोथेसिस लिखी थी, है ना? सो इसके प्रॉपर जो है एक फॉर्मेट होता है। सो इसी को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन, तो एक हायरार्की में इसे हमें लिखना पड़ता है, ठीक है? किसको लिखना पड़ता है? अपना एंटायर रिसर्च वर्क जो भी है हमारा पूरा, इंक्लूडिंग इसमें हमारी प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना? इसमें मेथोडोलॉजी आ जाएँगी, हमारी एनालिसिस आ जाएगा, फाइंडिंग्स आ जाएँगी, कंक्लूजन आ जाएगा। और ये कैसी रहेगी? इन ए लॉजिकल
लॉजिकल फॉर्म में रहेगी, ऐसे ही नहीं कुछ भी हम अपने हिसाब से फेंके जा रहे हैं यहाँ पे। एक लॉजिक होगा चीज़ों के पीछे, मीन्स साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बेस्ड होंगे उस चीज़ के पीछे। हमारा डेटा जो है उस चीज़ को बता रहा होगा, है ना? डेटा के बेस पे हम वो सारी चीज़ें कहेंगे। बाकी रीडेबल फॉर्म में जो हम राइटिंग चीज़ें करें सो वो रीडेबल फॉर्म में, ये हमें प्रेज़ेंट करनी पड़ती है, रिसर्च का पार्ट है, ठीक है? अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, फॉर्मेट क्या होता है, सो यहाँ पे देख लेते हैं। सो अगर हम रिसर्च के स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले हमारा प्रीलिमिनरी पेज होता है, ठीक है? सबसे पहले हमारा प्रीलिमिनरी पेज होता है। इसी फॉर्म में रहता है प्रीलिमिनरी पेज में, मीन्स आपने देखा भी होगा वहाँ पे पूरा आपका जो है आपकी जो रिसर्च है उसका प्रॉब्लम सबसे ऊपर आती है ना? उसके बाद आपका नाम आता है, आपने किसके गाइडेंस में की है और किस जो इंस्टीट्यूशन वगैरह होगा उसका नाम आता है ना? वो सारी चीज़ें, सेशन क्या था आपका, क्या जो है पूरा टाइमिंग, आप किस लिए कर रहे हो, वो सारी चीज़ें प्रीलिमिनरी पेज में आपने देखा होगा। और उसमें प्रीलिमिनरी पेजेज़ में ये सारी चीज़ें आती हैं। है ना? इसमें क्या है, सबसे पहले आपका टाइटल पेज आ जाएगा जो मैं अभी आपको बता रहा था। देन सर्टिफिकेशन और डिक्लेरेशन आता है, हम डिक्लेयर करते हैं जैसे हम कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मैं अपनी उस पे प्रोवाइड करता हूँ, है ना? इसमें कुछ भी वो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम डाटा के बेसिस पे बताएँगे, सो यहाँ पे सर्टिफिकेशन आ जाएँगे, आपके डिक्लेरेशन आ जाएँगे, जो भी है। एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, आप किसी को एक्नॉलेज करना चाह रहे हो, है ना? किसी को जो है ये कहना चाह रहे हैं इन्होंने मेरी हेल्प की, मैंने एक्नॉलेज करता हूँ, वो सारी चीज़ें आप जितने लोगों को करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। देन एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? हम जो अपनी रिसर्च को क्या करते हैं यहाँ पे प्रिसाइज़ बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब लिख लेना, मेकिंग प्रिसाइज़। कैसे प्रिसाइज़ बनाना होता है? विदाउट लूज़िंग इट्स मीनिंग, ठीक है? मीन्स किसी भी चीज़ को हम इस हिसाब से छोटा कर रहे हैं, अपनी जो रिसर्च है उसको इस हिसाब से हम छोटी किए जा रहे हैं, प्रिसाइज़ बना रहे हैं, जिससे कि उसका जो कोई भी जो है विदाउट लूज़िंग उसका मीनिंग ना बदले कुछ भी, है ना? जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वहाँ पे मिस ना हो। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जब कोई इंडिविजुअल जो है एब्स्ट्रैक्ट पढ़े तो उसको एक आइडिया लग जाए कि भाई इस रिसर्च राइटिंग में, इस रिपोर्ट राइटिंग में क्या चीज़ें हैं, है ना? सो वो किसमें आ जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट में, मतलब वहाँ पे कोई चीज़ छूट नहीं चाहिए और जो छोटी भी हो जाए वो कॉन्टेक्स्ट जो है हमारा, सो वो आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट में। देन उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट आएगा। टेबल ऑफ कंटेंट में बहुत सारी चीज़ें पूरी हम बताएँगे कि कौन से पेज पे क्या चीज़ है, वो टेबल ऑफ कंटेंट उतना तो आपको पता होगा। देन लिस्ट ऑफ टेबल्स, कौन-कौन लिस्ट टेबल्स कितनी है, उनकी लिस्ट बताते हैं, फिगर्स कितने हैं, वो सारी चीज़ें। सो ये 6 चीज़ें आप देख रहे हैं प्रीलिमिनरी पेजेज़ में आती हैं, इसमें 1 आध 2 चीज़ें ऊपर-नीचे ऐड ऑन हो सकती हैं, है ना? बाकी मेन तो ये 6 होती हैं। देन इसके बाद हमारी मेन बॉडी जो है रिपोर्ट की जो है तैयार होती है। इसमें चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स में हम डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो चैप्टर 1 हो गया इंट्रोडक्शन, है ना? चैप्टर 2 हो गया रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के बारे में बताएँगे। चैप्टर 3 में हम क्या बताते हैं? मेथोडोलॉजी। चैप्टर 6 में हम पूरा इंटरप्रिटेशन बताते हैं, एनालिसिस बताते हैं और चैप्टर 5 में अपनी फाइंडिंग्स को कंक्लूड करते हैं। उसके बाद लास्ट में बिब्लियोग्राफी लिखनी होती है, वो लास्ट वो अलग। तो हमारे टोटल कितने चैप्टर हो गए इसमें? सो ये हमारी मेन बॉडी इंक्लूड करती है कितने भाई? 5 चैप्टर्स। ये ध्यान रखना है, आपको ये पूछ सकता है कि आपकी रिसर्च रिपोर्ट में कितने चैप्टर्स होते हैं पूरे? पूरी अगर आपकी रिसर्च देखो 2 चीज़ें हैं, एक होती है हमारी साइनॉप्सिस, ठीक है? एक होती है हमारी रिसर्च रिपोर्ट, है ना? जो पूरी जो है हम कंप्लीट यहाँ पे क्या है कंप्लीट चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे जो हमारी कंप्लीट हो गई है। सो इसमें 5 चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं, लेकिन साइनॉप्सिस क्या होती है? इसे ही बोलते हैं रिसर्च प्रपोज़ल। इसे बोलते हैं रिसर्च प्रपोज़ल, मीन्स जब मैं कोई रिसर्च करने वाला हूँ, तो मैं अपनी चीज़ों को समझा के जो है जो भी अगर मेरा कोई सुपरवाइज़र है या मैं कोई इंस्टीट्यूट के हेल्प से कर रहा हूँ, सो मैं उनको क्या है अपनी रिसर्च को जो है प्रपोज़ल भेजता हूँ कि मैं ये रिसर्च करना चाहता हूँ, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप वहाँ पे कंटिन्यू करते हो। सो एक रिसर्च प्रपोज़ल देना होता है सबसे पहले रिसर्च रिसर्च जो है स्टार्ट करने से पहले, उसी को क्या बोलते हैं साइनॉप्सिस। इसमें कितने चैप्टर होते हैं? इसमें टोटल 3 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है? सो जो हमारी कंप्लीट जो हम रिसर्च राइटिंग आप लास्ट में करेंगे तो उसके टोटल 5 चैप्टर्स होते हैं। उन 5 चैप्टर्स में जो पहले 3 चैप्टर होते हैं वही सिनॉप्सिस में होते हैं सेम चीज़, ठीक है? सो ये 3 के बाद जो है आगे के 2 चैप्टर और ऐड हो जाते हैं तो ये 5 चैप्टर होते हैं। तो ये डिफरेंस थोड़ा-सा याद रखना है आपको कि सिनॉप्सिस में 3 चैप्टर होते हैं और जो हमारी कंप्लीट जो है हमें रिसर्च रिपोर्टिंग होती है उसमें जो है 5 चैप्टर होते हैं। अब बात कर लेते हैं पहले चैप्टर 1 की, इसमें क्या है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या देते हैं? बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी बताते हैं, जो हमारा रिसर्च जो है टॉपिक है, उससे रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड स्टडीज़ बताते हैं, कि इसके ऊपर ऐसे-ऐसे स्टडीज़ हो चुकी हैं और ये चीज़ें बताते हैं। तो थोड़ा-सा उसका बैकग्राउंड हमें हिस्ट्री जो है तैयार करनी पड़ती है। उसके बाद आता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ये तो सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं, बस थोड़े से टॉपिक पॉइंट आपको बताने की इसका सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है? सो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में हमने बताया था सारे तरीके से, इस तरीके से हमें अपनी प्रॉब्लम को स्टेट करना होता है कि इसमें कुछ भी चीज़ जो है छूट ना जाए, है ना?
चलो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, उसके बाद हम अपनी ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं स्टडी के, कि मेरी रिसर्च जो स्टडी है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना। क्या मैं एक फ्रेमवर्क अपने दिमाग में लगा के चल रहा हूँ कि जो मेरी रिसर्च कंप्लीट होगी सो इससे मैं ये चीज़ें अचीव कर लूंगा। सो वो क्या हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी। देन उसके बाद हमारी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बार बार पूछा जाता है इसको, मैं बार बार बहुत अच्छे से आपको समझा भी चुका हूँ। 2 पार्ट्स होते हैं इसके, उस पर अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, हमने हाइपोथेसिस अपनी तैयार कर दी। चलो जी, उसके बाद क्या देखते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। हमारी स्टडी का सिग्निफिकेंस क्या है, जो मैंने आपको बताया था, कैसे वो जो है लोगों को बेनिफिट देगी, या किसी चीज को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो है कैसे उस फील्ड में जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है किसी फील्ड में, है ना। कंट्रीब्यूशन, उसका कंट्रीब्यूशन, कैसे वो जो है उस पर्टिकुलर फील्ड में, मान लो आप स्पोर्ट्स के फील्ड में अगर कोई रिसर्च कर रहे हो, तो कैसे वो उस स्पोर्ट्स फील्ड में किसी एथलीट को, कोचेज को कैसे जो है कुछ बेनिफिट देगी, कैसे कंट्रीब्यूट करेगी वो चीज़ों में, है ना। सो वो किस में आ जाएगा, सिग्निफिकेंस के अंदर। देन डीलिमिटेशन, लिमिटेशन, यहाँ पे 2 वर्ड्स आते हैं, एक और इंपॉर्टेंट वर्ड्स ये याद रखो। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ। देन इसमें डीलिमिटेशन क्या होंगी, डीलिमिटेशन और दूसरी चीज होती है हमारी लिमिटेशंस। ठीक है, अब डीलिमिटेशन क्या होती है, जो बाउंड्री जो एक रिसर्चर है, अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो मैं खुद से सेट करूंगा। इसका मैं एग्जांपल अभी आपको बताऊंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। डीलिमिटेशन क्या होगी, ऐसी बाउंड्रीज जो सेट बाय द रिसर्चर। ठीक है, सो रिसर्चर। और ये लिमिटेशंस क्या है, ये ऐसी चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। ठीक है जी। अब देखो इनके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे डिलिमिटेशंस, मैं अपनी बाउंड्रीज सेट कर रहा हूँ। एक रिसर्चर जो है अपनी बाउंड्रीज ये तय करना बहुत जरूरी है। अगर मैं अपनी बाउंड्रीज तय नहीं करूंगा तो कैसे पता चलेगा कि मैं क्या रिसर्च कैसे करूँ, किस पे करूँ, किस किस का सैंपल लूँ। सो मैं यहाँ पे जैसे हम अपनी बाउंड्रीज हम सेट करते हैं ना, कि भाई हम एज ग्रुप है, हमारा एज ग्रुप लेते हैं हम 16 से 18 साल के जो इंडिविजुअल होंगे उन्हीं का डाटा हम कलेक्ट करेंगे। सो ये मैंने एक बाउंड्री सेट कर दी कि मैं इन्हीं को लूंगा। नहीं तो अगर नहीं तो मैं जो इतनी एज ग्रुप है उसमें किसका डाटा लूँ, है ना। वो कैसे स्पेसिफाई करेंगे हम अपनी डिलिमिटेशन के थ्रू। ये मैंने डिलिमिट कर दिया। और मैंने डिलिमिट कर दिया कि मैं जो है बॉयज का ही डाटा लूंगा, है ना। अपनी स्टडी में बॉयज को इंक्लूड कर रहा हूँ या गर्ल्स को इंक्लूड कर रहा हूँ। और मैं ऐसे बता दूं कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का ही डाटा लूंगा, है ना। या फिर हम क्या कह सकते हैं, एरिया एरिया बता देते कि मैं तो भाई दिल्ली के प्लेयर्स ही लूंगा, या मैं यूपी के प्लेयर्स लूंगा, या फिर मैं किसके ले सकता हूँ, किसी भी स्टेट्स के। सो मैं पर्टिकुलर अपना एरिया डिलिमिट कर देता है रिसर्चर, है ना। सब जगह जाना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो डिलिमिटेशन, अब आपको समझ में आ रहा है डिलिमिटेशन क्या होती है। तो ये बाउंड्रीज हैं जो रिसर्चर जो है खुद से तय करता है। और ये दोनों ही टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। इनको तो एकदम घोल के पी लो कि डिलिमिटेशन लिमिटेशन आपको पता ही होना चाहिए, बेसिक टर्म्स हैं बिल्कुल। ठीक है, चलो। सो इसके बाद हमने बाउंड्रीज जो है सेट कर दी, और भी इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे जैसे क्या आ सकता है, और बताओ भाई। चलो मैं बता देता हूँ आपको और क्या आ सकता है इसमें। मीन्स जैसे हम अपने स्पोर्ट्स यहाँ पे बता सकते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के ही जो है इंडिविजुअल लूंगा। तो ये सारी चीजें हैं। देन लिमिटेशन में जो कंट्रोल में ही नहीं है, जैसे मान लो अ, जो हमारे सैंपल हैं उनका बिहेवियर, इनका बिहेवियर। अब मैं इसको कंट्रोल थोड़ी कर सकता हूँ। मैं आपसे मान लो कोई क्वेश्चन फिल करवा रहा हूँ। सो आप उसकी में सही जो है कोई भी चीज फिल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सो ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। सो ये क्या है, मेरे कंट्रोल से बाहर की चीज है। सो ये क्या हो गया, मेरी लिमिटेशंस हो गई, इन पे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। और क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे एनवायरनमेंट हो सकता है ना। और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। मान लो रिसर्चर कोई डाटा ही नहीं दे रहा, कोई बहाने बना रहा है, इंजरी हो गई, इंजरीज वगैरह। सो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी भाई, लिमिटेशंस में, है ना। इतने सिंपल आपको एग्जांपल दिए हैं कि इनका इनसे आपको बहुत अच्छे से जो है समझ में आ जाएगी चीज। डिलिमिटेशन, जो एक रिसर्चर जो है खुद से बाउंड्री तय करता है ना, कि मैं अपने रिसर्च में ये चीजें इंक्लूड करूंगा। लिमिटेशंस क्या हो गई, जो उसके कंट्रोल में ही नहीं है, वो कंट्रोल करना चाहता है लेकिन कंट्रोल कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस पर उनका कोई कुछ बनता ही नहीं है उसका, वो कैसे भी कर ही नहीं पाएगा इन चीजों को। सो ये किस में आएंगे भाई, लिमिटेशंस में। चलो, देन उसके बाद क्या है, डेफिनेशंस ऑफ टर्म्स, या फिर बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपको लगेगा कि भाई ये टर्म थोड़ा टिपिकल टर्म्स है, या कुछ ऐसे साइंटिफिक टर्म्स होते हैं ना। सो मैं क्या है उसमें अपनी रिसर्च में हम बताते हैं कि ये टर्म्स का मतलब ये होता है ना। सो वो इंपॉर्टेंट टर्म्स को यहाँ पे डिफाइन करना होता है इस पॉइंट्स में। सो ये एक हायरार्की में हम चीजें करते हुए आते हैं। इसके बाद देन हमारा आ जाता है चैप्टर 2।
चैप्टर 2 क्या हो गया? रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। इस पे भी हम बात कर चुके हैं कि क्यों हम लिटरेचर को रिव्यू कर रहे हैं। सो वो यहाँ पे हमें लिटरेचर जो है प्रोवाइड करने पड़ते हैं, ठीक है? अब कितने प्रोवाइड करते हैं वो आपके ऊपर, आप जितने सारे लिटरेचर जो है रिव्यू करोगे उतना आपकी रिसर्च के लिए अच्छा रहेगा। तो ये क्या है, थ्योरेटिकल और एम्पिरिकल रिव्यूज होते हैं जो आपने किए हुए हैं अपनी रिसर्च के लिए। सो वो यहाँ पे हमें प्रोवाइड करने होते हैं, उनकी समरी थोड़ी सी, उनका एब्स्ट्रैक्ट, है ना, उनको अपने वर्ड्स में समझाना होता है यहाँ पे। और उनका प्रॉपर जो है यहाँ पे क्या देना पड़ता है, हमें रेफरेंस प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है, कि ये कौन सा रिसर्च, ये मटेरियल जो है किस लिटरेचर से है, मैंने कहाँ से लिया, उसके ऑथर का नाम, सारे उसकी कब पब्लिकेशन हुई, उसका नाम क्या है, उसका टाइटल क्या है, वो सारी चीजें, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ प्रीवियस स्टडीज अगर हमने कुछ की हुई है तो वो यहाँ पे आएंगी। देन उसके बाद रिसर्च गैप, रिसर्च गैप अगर कोई हमें दिखाए उन पर्टिकुलर उन लिटरेचर्स में, सो वो यहाँ पे हम बताएंगे, ठीक है जी। चलो, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएंगी, ये इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। सो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में हमने दो तीन चीजें की, इस पे हम बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं, ये हमारा चैप्टर 2 होता है। देन इसके बाद चैप्टर 3, चैप्टर 3 क्या है, मेथोडोलॉजी। हमें यहाँ पे मेथोडोलॉजी बतानी पड़ती है, पूरी रिसर्च डिजाइन क्या है हमारी, कौन सी डिजाइन को मैं यूज कर रहा हूँ। इसमें हमने बात भी की थी, दो तरीके की डिजाइन है, इनफॉर्मल और फॉर्मल। और दूसरी कौन सी, फॉर्मल। इसके भी सब टाइप्स होते हैं बहुत सारे, उन पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी बस इतना समझो कि आप रिसर्च डिजाइन यहाँ पे बताते हो, कौन सी जो है रिसर्च की डिजाइन आप यूज कर रहे हो, कैसे कैसे क्या करने वाले हो। देन पॉपुलेशन और सैंपल, पॉपुलेशन से आपने सैंपल कैसे निकाला, यहाँ पे पूरी चीजें बतानी पड़ती हैं एक एक डिटेल में। आपने ये पॉपुलेशन ली, ये क्यों ली, ये इसमें से आपने सैम्पलिंग की कौन सी मेथड जो है यूज की, फिर सैम्पलिंग टेक्निक आपने कौन सा जो है टूल यूज किया, उसकी रिलायबिलिटी क्या थी, उसकी वैलिडिटी क्या थी, वो कैसे जो है मेजर कर रहा है चीज़ों को, वो सारी चीज़ें। उसके बाद उसका प्रोसीजर पूरा, है ना, आपने क्या क्या कंडीशंस रखी। देन डेटा कलेक्शन कैसे किया आपने, क्या आपने जाके खुद से कलेक्ट किया, क्वेश्चनर यूज किया, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के थ्रू आपने मेजर की हैं चीजें, सो वो सारी चीजें। देन लास्ट में स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स, कौन सी टेक्निक आपने यूज किया, क्या क्या आपने स्टेट्स उस पर लगाए हैं, क्या आपने उस पर टी टेस्ट लगाया, आपने उस पर काई स्क्वायर लगाया, अनोवा लगाया, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बतानी पड़ती है, ठीक है। सो ये कौन सा हो गया हमारा चैप्टर 3। और चैप्टर, अब मैं यहाँ पे एक बार आपको बताया, चैप्टर 1 क्या था हमारा, इंट्रोडक्शन। उसमें बहुत सारे सब पार्ट्स थे, वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। मैं मोटे मोटे यहाँ पे बताया था, इंट्रोडक्शन चैप्टर 1। चैप्टर 2 क्या था हमारा, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर, ठीक है जी। देन चैप्टर 3 हमारा क्या हो गया, मेथोडोलॉजी। ये जो तीन चैप्टर में बात कर रहा था, ये किसके अंदर भी आते हैं, यही साइनॉप्सिस के अंदर आते हैं। साइनॉप्सिस में हमें ये तीन चीजें बतानी पड़ती हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, जब मैं साइनॉप्सिस बता रहा हूँ तो जो मेरा चैप्टर 3 है वो किस में आएगा, फ्यूचर टेंस में। मीन्स हम ये बताते हैं कि मैं ये ऐसा करूंगा, मैं इतने सैंपल जो है कलेक्ट करूंगा, मैं ये वाली चीजें जो है कलेक्ट करूंगा, मैं ये टूल यूज करूंगा, ठीक है। क्योंकि साइनॉप्सिस क्या है, रिसर्च प्रपोजल, ये हम फ्यूचर में करने वाले काम को प्रपोज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये हमें किस में देना पड़ता है, यहाँ पे फ्यूचर टेंस में ये सारी चीजें बतानी पड़ती हैं, बस इतनी छोटी सी चीज थी इसमें, ठीक है जी। सो ये तीन चैप्टर जो है हमारी साइनॉप्सिस बस यहीं पे खत्म हो जाती है। इसके बाद जो है जब मैं इसको अपनी रिसर्च में दे रहा हूँ, रिसर्च रिपोर्ट में, सो ये किस में आ जाएंगे, यहीं पे पास्ट या प्रेजेंट फॉर्म में, ठीक है। वो आपके सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। सो फिर इसके बाद हमारा चैप्टर 4 आ जाता है, अगर हम रिसर्च रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इसी के बाद से। सो वो क्या होता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन आपको मैं बता चुका हूँ इसमें क्या होता है। सो यहाँ पे हम पूरा डेटा को अपने को जो प्रेजेंट करेंगे टेबल्स के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में, है ना, और उस पर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे रिजल्ट्स को। फिर अपने चैप्टर 5 में हम फाइंडिंग्स बताएंगे कि भाई क्या कंक्लूड करते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, ये रिसर्च जो है कैसे कैसे क्या करेगी, वो सारी चीजें। सो इसमें मेजर फाइंडिंग्स बताएंगे, हम क्या क्या हमने फाइंड कर लिया इसमें, ठीक है, और हम क्या कंक्लूड करना चाहते हैं अब इससे। सो वो कंक्लूजन किसके अंदर आ जाएगा, इसी चैप्टर के अंदर, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। और रिकमेंडेशन में क्या आ जाएगा, जो चीजें मैं किसी को रिकमेंड करूंगा, ठीक है, कि हमने ये चीजें कर दी अभी इस फील्ड में। जैसे अगर हम कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में अगर हम इतनी स्टडी कर रहे हैं, है ना, अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, जब मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करता हूँ, तो मेरे को और भी एरियाज समझ में आते हैं ना, जो इनमें गैप है ना, जो गैप वाले एरियाज हैं वो मेरे को और भी तो पता चलेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैं अपनी रिसर्च को छोड़ के उन एरियाज पे नहीं जा सकता अभी, है ना, पहले मेरे को अपनी रिसर्च पे काम करना है, अपने टॉपिक पे पर्टिकुलर पे काम करना है। सो वो जो पर्टिकुलर गैप्स मेरे को देखने को मिले, उन गैप्स को हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिकमेंड करते हैं कि जो आगे कोई भी इस इंडिविजुअल पर्टिकुलर इसमें पढ़ेगा इस चीज को, सो उसको हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि ये गैप है, आप इस पे और काम कर सकते हो इस फील्ड में,
ठीक है? आप कोई भी थीसिस उठा के देखना डिसर्टेशन वगैरह की या किसी की भी, तो उसमें आपको ये जो टॉपिक सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स उसमें देखने को मिलेंगे। सो वहाँ पे आप वो देखोगे वो रिकमेंड करते हैं ये चीज़ें कि इस एरिया में अभी ऐसे और काम हो सकता है, ठीक है? सो वो इस पॉइंट के अंदर आ जाएगा। बाकी सजेशन फॉर फर्दर रिसर्च वही जो चीज़ मैंने आपको बता दी कि आगे की रिसर्च के लिए और हम क्या सजेस्ट करना चाहते हैं किसी लोग को। बाकी इसके बाद जो लास्ट होता है हमारा एंडिंग मैटर, है ना? इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंसेस यहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ते हैं। बाकी जो इसका स्पेसिफिक टर्म है वो क्या, बिब्लियोग्राफी, और ये किसमें, एपीए स्टाइल में, एपीए स्टाइल में, ठीक है? एपीए स्टाइल का मतलब, एपीए स्टाइल का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म है एपीए की। वैसे तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है? इनका एक अपना स्टाइल है। उन्होंने बताया कि कैसे हम जो है बिब्लियोग्राफी लिखेंगे, किसी को रेफरेंस अगर किसी का प्रोवाइड कर रहे हैं तो कैसे लिखते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें। जैसे किसी का नेम लिखते हैं पहले तो, वो भी रिवर्स ऑर्डर में, जैसे आपका सरनेम पहले आएगा, है ना, फिर ईयर, ठीक है, फिर उसका टॉपिक, जो जिस भी आपने बुक से लिया उसका टाइटल या टॉपिक, ठीक है, पब्लिकेशन। तो ये सारी चीज़ें और भी जो अगर कुछ रह रहा है तो वो इसमें जो है हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये फॉर्मेट होता है इसका पूरा, ठीक है? पेज नंबर, अगर हमने पर्टिकुलर कोई पेज से ही वो चीज़ उठाई है तो वो वहाँ पे हमें बतानी पड़ती है। सो ये क्या आ जाएगा बिब्लियोग्राफी के अंदर। बाकी अपेंडिक्स यहाँ पे देनी पड़ती है। अपेंडिक्स मीन्स जो चीज़ें हमने यूज़ की हैं, हमने कौन सा टूल यूज़ किया है, सो वो हमें बताना पड़ेगा, उसकी पिक्चर वगैरह जो भी चीज़ें हैं। कोई क्वेश्चनर यूज़ किया है तो वो क्वेश्चनर के सारे क्वेश्चंस के साथ उसकी जो है हमें सारी चीज़ें टाइप करके वहाँ लगानी पड़ेंगी। कंसेंट फॉर्म जो इंडिविजुअल से हमने फिल करवाया है। अब कंसेंट फॉर्म क्या होता है, इसकी शायद हमने पहले बात की थी, थोड़ा-सा मैं अभी बता देता हूँ। कंसेंट फॉर्म में क्या होता है, हमें एक फॉर्म जो है रिसर्च जब भी हम डेटा जो है कलेक्ट कर रहे हैं किसी सैंपल का, उनसे एक फॉर्म फिल करवाना होता है जिसमें हम क्या बताते हैं उसे, एडवांटेज वगैरह, एडवांटेज या कुछ भी हमारी रिसर्च के डिसएडवांटेज, है ना? ये सारी चीज़ें उन्हें समझाते हैं कि भाई आपको ऐसे मतलब जो हम रिसर्च करने वाले हैं वो पूरी उनको समझाते हैं, और इस पे कंसेंट फॉर्म पे साइन करवाते हैं कि आप जो है इस चीज़ को करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आपको हमने सारी चीज़ें समझाई हुई है, जो एक कंसेंट फॉर्म के अंदर आता है। एथिक्स के अंदर आता है ये पार्ट बेसिकली, है ना? एथिक्स। सो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। सो एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। हमने इसमें 5 चैप्टर पढ़े हैं टोटल। सो ये किसके अंदर थी? रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के अंदर, ठीक है? आपको ये समझ में आई होंगी सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने उसी तरीके से आपको बिल्कुल सिंपल एकदम तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है? बाकी नेटवर्क इश्यू की वज़ह से जो है मैं रिकॉर्डेड ये मैंने वीडियो डाली है। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट अभी नहीं देखा है, थोड़ा-सा छूटा था, वो आप जाके एक बार देख लो लाइव के सेक्शन में। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप अगर इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना? बाकी बेल आइकन को दबा देना जिससे कि सारी नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो